गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने प्लेटो की जो महान कृति है रिपब्लिक उसके बारे में बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटोज आइडियल स्टेट। आज के चैप्टर में हम प्लेटो के आदर्श राज्य को समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो जो है उसने अपने जीवन में एथेंस जो है उसका सबसे स्वर्णिम युग भी देखा था और उसने एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए भी देखा था। यानी एथेंस की पराजय को उसने देखा, उसके नैतिक पराभव को प्लेटो ने देखा। जो वहाँ पे जो मॉरल वैल्यूज़ थी उनके डिक्लाइन को देखा और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी जो थी उसको अपने निकृष्ट रूप में, अपने सबसे वर्स्ट रूप में उसने प्लेटो ने देखा। और लॉटरी सिस्टम होने के कारण जो है जो भी व्यक्ति लॉटरी से चुन लिया जाता था वह सत्ता की बागडोर संभालता था और उसके कारण जो है वहाँ पे उसके जो गुरु हैं जो सुकरात, उनको भी विष का पान करना पड़ा, मृत्युदंड दिया गया। तो इन सब चीज़ों का जो है वो प्लेटो पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा। और अब जब उसने 40 वर्ष की आयु में रिपब्लिक की जब रचना की तो उसका एक ही उद्देश्य था कि एथेंस में जो भी समस्याएं थी, जो भी समय एथेंस फेस कर रहा था, उन समस्याओं का व्यवहारिक प्रैक्टिकल जो है समाधान जो है वो ढूंढा जाए। तो वह जब समाधान जो है उसको आदर्श राज्य में दिखा और रिपब्लिक में उसने अपने आदर्श राज्य की रचना की। तो जो प्लेटो का जो पूरा जो चिंतन है उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट है। और जो उसका आदर्श राज्य है उसमें उसकी जो आधार है वो उसने न्याय के सिद्धांत को दिया है और शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत जो है वो इस आदर्श राज्य के आधार स्तंभ है। यानी आगे चलकर जो हम इसकी शिक्षा और जो साम्यवाद का सिद्धांत है उसको हम पढ़ेंगे। जो प्लेटो ने जिस रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की रचना की है वो बिल्कुल आदर्श मॉडल है। यानी उसकी रचना, उसकी दृढ़ता, उसके आदर्शवादिता में कहीं या किसी भी प्रकार का उसने समझौता नहीं किया है। और एक आदर्श राज्य जो है वो प्रस्तुत करना जो है इसका जीवन का लक्ष्य रहा। तो प्लेटो जो है वो ये मानते थे कि आदर्श राज्य एक लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करेगा जो राज्य के नागरिकों का मार्गदर्शन करेगा। आदर्श राज्य जो है वो वह ऊंचाई है जो मौजूदा राज्य में उसको उसकी लघुता का बोध कराएगी और उसके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की जो चुनौती भी जो है राज्य को ये आदर्श राज्य देगा। तो आदर्श राज्य जो है वो हमें एक मार्ग दिखाता है, हमें एक रास्ता दिखाता है कि हमें किस तरह से राज्य को चलाना चाहिए, राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए। प्लेटो जो है वो अपने आदर्श राज्य का जो निर्माण है उसकी स्टार्टिंग जो है वो व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों के पर विचार करते हुए स्टार्ट करते हैं। और प्लेटो ये मानते हैं कि व्यक्ति और राज्य यानी स्टेट एंड इंडिविजुअल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। राज्य जो है वो व्यक्ति का विराट रूप है और ना तो व्यक्ति के उद्देश्यों में न राज्य के उद्देश्यों में कोई अंतर है और ना ही इनके जो इंटरेस्ट हैं उनमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास है। प्लेटो जो है वो ये मानते थे कि अच्छे जीवन की प्राप्ति जो है वो ही राज्य और व्यक्ति दोनों के जीवन का अंतिम और महान उद्देश्य है। और अच्छे व्यक्तिगत जीवन, यदि हम अच्छा व्यक्तिगत जीवन स्पेंड करेंगे तो हम एक अच्छी राजनीतिक इकाई जो है उसका भी निर्माण कर सकते हैं। तो अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण जो है वो पॉसिबल है, संभव है। प्लेटो जो है वो ऐसा मानते थे। अब बात करते हैं हम प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे डिफरेंट स्टेजेस पे जो है प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका निर्माण हुआ, विकास हुआ। तो प्लेटो जो है उन्होंने अपने जो आदर्श राज्य है उसके निर्माण में तीन स्टेप्स बताए, तीन चरण बताए हैं। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो मानव है, उसकी जो इकोनॉमिक नीड्स जो हैं, जो उसकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, वही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार है। क्योंकि अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरी करने के लिए व्यक्ति आपस में कॉपरेशन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। बिना अपने इंटरेस्ट के व्यक्ति जो है वो आपस में सहयोग नहीं करता।
आर्थिक आवश्यकताएं जो हैं, अगर हम एक साथ सहयोग करेंगे तभी हम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति और समाज के आर्थिक जो हित हैं उनकी रक्षा तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई जो वस्तु हैं वो समष्टि या राज्य को प्रदान करे और आवश्यकता की अन्य वस्तुएं जो हैं वो समष्टि से प्राप्त करे, यानी गिव एंड टेक का सिस्टम होगा। और इसी आर्थिक जीवन से जो है प्लेटो जो है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन को जन्म देता है। और वो कहता है कि यहीं से जो है हमारे कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत और हमारा जो श्रम विभाजन का सिद्धांत जो है वो प्रारंभ होता है। यानी कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत का मतलब है कि नहीं सॉरी श्रम विभाजन के सिद्धांत का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है, और जब एक व्यक्ति को एक काम दिया जाएगा तब व्यक्ति जो है अपना काम स्वयं करेगा। और कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत ये है कि जब हम एक ही कार्य को कंटिन्यूस करते जाएंगे तो हम उसमें स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेंगे, उसमें विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेंगे। दूसरा जो चरण जो है राज्य की उत्पत्ति का सेकंड स्टेप जो है वो तब शुरू होता है जब प्लेटो उस वर्ग के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है जो राज्य में साहस और उत्साह का प्रतिनिधि है। प्लेटो जो है अपने आदर्श राज्य में जो जनता जो है जो समाज जो है उसको 3 वर्गों में बांटता है। सबसे पहला जो वर्ग था वो था श्रमिक वर्ग, जो कि क्षुधा और उसका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सैनिक वर्ग है जो उत्साह और साहस का प्रतिनिधि करता है। और तीसरा जो है वो है दार्शनिक राजा, जो विवेक शौर्य का विवेक का रीज़न का प्रतिनिधित्व करता है। तो बात हम कर रहे थे राज्य की उत्पत्ति की सेकंड चरण की, तो उसमें उस वर्ग का निर्माण होता है जो साहस और उत्साह का प्रतिनिधि है। इस राज्य के इस अंग के रूप में जो है साहस जो है उसका प्रमुख गुण है। और प्लेटो जो है वो ये मानते हैं कि सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, उसकी और भी इच्छाएं हैं। मनुष्य, ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, समझदारी दी है, तो हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमें हर चीज़ चाहिए। तो उसे संगीत, साहित्य, कविता, कला आदि वस्तुओं की भी इच्छा होती है। और इस वस्तु के लिए हमें विशाल राज्य चाहिए, और विशाल राज्य के लिए हमें जो है इसके लिए युद्ध के लिए सैनिक वर्ग का उदय होता है। तो सैनिक वर्ग जो है वो साहस तत्व का प्रतीक है। और ये जो है जिस प्रकार राज्य में प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग का उदय होता है, उसी तरह से द्वितीय चरण में जो है सैनिक वर्ग का उदय होता है। और इस सैनिक वर्ग जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है बाहरी आक्रमण से रक्षा करना और राज्य में आंतरिक शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखना। अब जो है आदर्श राज्य का थर्ड स्टेप शुरू होता है, तीसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसमें राज्य में जो विवेक, रीज़न जो है उस तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण होता है। इसमें जो है कुछ व्यक्ति जो होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक की अधिकता होती है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने जो है दार्शनिक शासक माना है। और प्लेटो ये मानते हैं कि विवेक से व्यक्ति को ज्ञान होता है और विवेक ही व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। तो प्लेटो के अनुसार शासक जो है वो विवेकशील होना चाहिए और उसमें जो है सहनशीलता होनी चाहिए। इस तरह से जो हमने अभी बताया उसमें 3 चरणों में राज्य का निर्माण होता है, और इन 3 चरणों के साथ साथ 3 वर्गों का भी विकास होता है, जो कि राज्य की 3 जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उत्पादन, रक्षा और शासन, जो इन तीनों गुणों की पूर्ति जो है वो क्षुधा, साहस और विवेक के आधार पर करते हैं। प्लेटो जो है उन्होंने अपने जो आदर्श राज्य है उसकी जो आधारशिला है वो न्याय को माना है। और न्याय का मतलब प्लेटो के लिए है स्वधर्म का पालन करना। यदि हम अपने कार्य, अपने कर्तव्य, अपने काम को श्रद्धा से बिल्कुल मन लगाकर कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने साथ न्याय कर रहे हैं, राज्य के साथ न्याय कर रहे हैं। दूसरा जो उसने जो आधार स्तंभ जो हैं, जो पिलर्स हैं आइडियल स्टेट के, वो शिक्षा और साम्यवाद, एजुकेशन एंड कम्युनिज्म है। और वो ये मानता है
कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देती है और जिससे वह कार्य जो है वो बहुत अच्छे ढंग से कर पाता है। साम्यवाद का सिद्धांत जो है वो ये मानता है कि अनेक ऐसी बाह्य परिस्थितियाँ होती हैं जो मनुष्य पर गलत प्रभाव डाल सकती है, उसे अपनी पथ से हटा भी सकती हैं। तो उसको जो है उसको क्या उसको सही रास्ते पे लाने का कार्य जो है उसके लिए उन्हें साम्यवाद की सिद्धांत दिया है। आगे के चैप्टर में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ हम इतना ही जान लें। और फिर जो है एंड में प्लेटो जो है अपने आदर्श राज्य की बागडोर जो है वो दार्शनिक वर्ग को प्रदान करते हैं, दार्शनिक राजा को देते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड होगा, वेल कल्चर्ड होगा, ब्रेव होगा, सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, इंटेलेक्चुअल होगा। और प्लेटो जो है वही चाहते हैं कि आदर्श राज्य का शासन जो है वो परम बुद्धिमान और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके हाथों में रहे। ये था प्लेटो का आदर्श राज्य और ये प्लेटो का जो है रिपब्लिक का मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, जिससे वह जो समाज की समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहते हैं। वो एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे समाज में व्याप्त बुराइयां जो हैं वो दूर हो सके। जो आदर्श राज्य है इसकी आलोचना भी की जाती है और ये कहा जाता है कि आदर्श राज्य जो है वो एक स्वप्निल संसार है, यूटोपियन है। ऐसा ये तो बादलों में स्थित नगर राज्य है। दूसरा यही कहता है कि इसमें राज्य जो है वो इतना नियंत्रणकारी है कि वह व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनको उनसे छीन लेता है और व्यक्ति जो है अपना ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाता। प्लेटो जो है इसमें जो उत्पादक वर्ग जो है, जो समाज का जो तीसरा वर्ग है उसकी बिल्कुल उपेक्षा करता है। ना तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ना ही उनको सामाजिक जो सोशल स्टेटस में कोई सम्मानपूर्ण या महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है। कानून की उपेक्षा की गई है, कानून को इसमें कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। शासक वर्ग जो है, क्योंकि राज्य में कानून और नियमों का अभाव है तो जो दार्शनिक राजा है उसको निरंकुश सत्ता जो है वो सौंप दी गई है। व्यक्ति और राज्य की समानता जो है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। वास्तव में जिस मात्रा में इसमें समानता को बताया गया है उतना व्यक्ति और राज्य में समानता नहीं जो है वो पाई जाती। इन आधारों पर जो है प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन एंड में हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है इतनी कमियों के बावजूद भी प्लेटो का आदर्श राज्य उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमें मार्गदर्शन करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और प्लेटो का जो आदर्श राज्य है ये वह मंजिल है जिस तक हमें पहुंचना है, जिस तक प्रत्येक राज्य जो है वो पहुंचना चाहता है। आदर्श राज्य ये तो ठीक है कि आदर्श राज्य हम संपूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आदर्श का आभास होने पर हम आदर्श की दिशा तक तो चल ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।